गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवा योर ओन एडवाइजर। ये जो चैनल है मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जैसे कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी काम कर चुका हूँ। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है। जो लोगों को कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं इंश्योरेंस सेलेक्ट करने में, वो ये आते हैं कि वो एक बेस्ट पॉलिसी बेस्ट कंपनी चूज नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं एक फ्री एडवाइस आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। जो लोग इंश्योरेंस में नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस देख रहे हैं, या जो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए, या जो लोग किसी भी सेल्स पर्सन से पॉलिसी ना लेके डायरेक्टली अपने आप रिसर्च करते हैं, अपने आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होता है, कौन से फीचर्स बेस्ट होते हैं। तो उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी एक अच्छी पॉलिसी सेलेक्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करना चाहिए, कौन से वो फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू मैं अपनी एक बेस्ट पॉलिसी डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर ये फीचर्स मेरी पॉलिसी के अंदर हैं तो मेरा जो पॉलिसी है वो बेस्ट होगा। राइट। तो कुछ फीचर्स मैंने डिसाइड किए हैं आफ्टर एनालाइज ऑल द थिंग्स। कुछ चीज़ों का काफ़ी कंपनियों से मैंने प्रोडक्ट को कंपेयर किया है। काफ़ी मार्केट में जो सबसे स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं सबको देखते हुए मैंने कुछ फीचर्स को सॉर्ट आउट किया है। अगर ये फीचर्स आप अपनी पॉलिसी में लेते हैं, कोई भी कंपनी से आप बात करते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी के अंदर, अगर आप किसी भी कंपनी से बात करते हैं तो सिर्फ इन फीचर्स के बारे में ही बात कर सकते हैं कि मुझे मेरी पॉलिसी के अंदर ये फीचर्स चाहिए। अगर ये फीचर्स आपकी पॉलिसी के अंदर हैं तो आंख बंद करके आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो मैंने इसको कैटेगराइज करा है, दो पार्ट्स में हमने कैटेगराइज करा है इसको। और दो पार्ट्स में मैं इसे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे कंपनी वाइज, क्योंकि प्रोडक्ट भी कुछ कंपनीज बेस्ट देती हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ही सब कुछ होता है। प्रोडक्ट तो मैं अच्छा देखूंगा ही, उसके साथ में मैं अच्छी कंपनी भी देखूंगा, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगी कि मेरे जो कंपनी मैंने चुनी है वो रिलायबल है। मैं लॉन्ग प्रोस्पेक्टस के लिए लेना चाहता हूँ पॉलिसी, तो मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा। और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट कंपनी के पास बजट होना चाहिए, कंपनी की स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए कि वो मेरा किसी भी प्रकार का क्लेम बिना किसी झिकझिक के सेटल करे। तो नंबर वन पे प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स जो मैंने लिखा है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से फीचर्स होनी चाहिए इंश्योरेंस चूज करते टाइम। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो सबसे पहला जो बेसिक फीचर हम अपनी पॉलिसी के अंदर देखेंगे वो होगा कैशलेस। आज के टाइम पे कैशलेस बहुत ज़रूरी है। पहले होता था कि रिम्बर्स करा लिया या पहले क्लेम कर लिया, उसके बाद आप क्लेम के लिए अप्लाई कर लेंगे, बाद में कंपनी रिफंड देगी। रिम्बर्स में या रिफंड के टाइम में प्रोसेस बहुत लंबा होता है। कोई कंपनियां 7 से 10 दिन का टाइम बोलती है, लेकिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने भी लगते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि पॉलिसी में कैशलेस फीचर होना चाहिए। कैशलेस फीचर होने का मतलब है कि कल को मुझे इमरजेंसी में या कभी भी मुझे एडमिट होना पड़ा तो कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे करेगी। एडमिट होने के टाइम पे मुझे अपनी पॉकेट से 1 रुपया पे नहीं करना पड़े। ठीक है। तो ये फीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी पॉलिसी में सबसे पहले देखिए कि मेरी जो पॉलिसी है वो कैशलेस होनी चाहिए। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि पॉलिसी के अंदर कोई कोपे नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो आपको कैशलेस देंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, हिडन क्लॉजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कोपे। बेसिकली कोपे क्या होता है? ये एक सब सर्टेन अमाउंट होता है जो हमें एट द टाइम ऑफ क्लेम पे करना पड़ता है। कुछ कंपनियां ये बता के चलती हैं कि इतने का कोपे है, कुछ में हिडन होता है। तो इस चीज़ पे हमें क्लैरिटी लेना पड़ेगा
कि हमारी पॉलिसी के अंदर कोई कोपे ना हो किसी भी तरह का। जो भी क्लेम आ रहा है, चाहे वो मेरा जितना भी मैंने बेस कवर लिया है, चाहे उसका 1 लाख का क्लेम आ रहा है, उसमें से 2 लाख का आ रहा है, वो टोटल अमाउंट कंपनी पे करे। उसमें मेरे ऊपर 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पॉकेट से 1 रुपया पे नहीं करूंगा। इसके बाद जो हम फीचर्स देखेंगे पॉलिसी में वो ये होता है कि एज रेस्ट्रिक्शंस। एज रेस्ट्रिक्शंस मेरी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज में क्या होता है कि आपने पॉलिसी स्टार्ट करी है एक यंग एज पे, और जैसे ही आप 60s में या 65-70 को क्रॉस करते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिसीज इंश्योरेंस क्लेम करना ही बंद कर देती हैं, पॉलिसी ही बंद कर देती हैं, और कुछ कंपनीज फिक्स कोपे लगा देती हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो मैंने पॉलिसी ली है, उस पॉलिसी के अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होना चाहिए, कि मैं जब तक चाहूँ अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकूं। उसमें कोई ऐसा एज रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि मैं 60 साल या 65 साल या 70 साल तक की पॉलिसी चलाऊंगा, या किसी भी तरह का एज वाइज उसमें कोपे ना हो कि 60 साल तक मुझे 100% कवर मिलेगा, उसके बाद 20% कोपे हो जाएगा, जो कि होता है मोस्टली। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो 60 तक आपको 100% कवरेज दे के चलती है, लेकिन जैसे ही आप 60 क्रॉस करते हैं, 60 साल के बाद वो कुछ कोपे चार्ज करते हैं आपको। 60 के बाद आप कोई भी क्लेम करेंगे, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट हर क्लेम पे आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। और एक्चुअल में हमें जरूरत भी तभी पड़ती है, समझिए। जवानी में ऑन एन एवरेज जो क्लेम आते हैं वो आफ्टर 50 ही आते हैं, मैक्सिमम क्लेम्स। तो इस चीज का हमें मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा मोस्टली, कि हमारी पॉलिसी में कोई एज रेस्ट्रिक्शंस ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। जो मैं पॉलिसी लेने वाला हूँ, जो पॉलिसी मैं देख रहा हूँ, उस पॉलिसी में किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट पे कोई लिमिटेशन ना हो। ये मोस्टली हिडन मिलता है हमें। बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो हिडन रेस्ट्रिक्शंस लगा के चलती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आपको कैशलेस भी देती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिन पे वो कैपिंग लगा देती हैं, लिमिटेशन हम कह सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट उस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। मोस्टली वो ट्रीटमेंट डे केयर में आते हैं, जो हमें जहाँ पे हमें ज़्यादा एडमिट नहीं होना पड़ता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ही हमें एडमिट होना पड़ता है। एक तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिन्हें रोबोटिक सर्जरीज या मॉडर्न ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें कुछ कंपनियां लिमिटेशन लगा देती हैं कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम आपको सिर्फ इतना अमाउंट ही देंगे। चाहे पॉलिसी का कवरेज आपने 10 लाख लिया है, 50 लाख लिया है, या 1 करोड़ लिया है, आपकी पॉलिसी में अगर इस तरह का कोई लिमिटेशन है किसी भी ट्रीटमेंट पे, तो उस ट्रीटमेंट पे आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने का लिमिट लगा हुआ है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। किसी से भी बात करते समय आप ये ज़रूर पूछेंगे कि मेरी पॉलिसी में किसी तरह का कोई लिमिटेशन तो नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट पे। मोस्टली डे केयर, रोबोटिक ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट का नाम लेके भी आप पूछ सकते हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स पे कोई कैपिंग या लिमिटेशन तो नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास रूम रेंट। आज के टाइम पे रूम रेंट सबसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूम रेंट को दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो तरीके से कंडीशंस होती हैं इसमें। एक कंडीशन होता है अमाउंट वाइज। कंपनी क्या करती हैं कि कुछ कंपनियां आपको अमाउंट वाइज रेस्ट्रिक्शंस देती हैं कि हम आपको डेली का आपके सम इंश्योर्ड का 1% अलाउ करेंगे रूम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लाख पॉलिसी लिया है, 10 लाख का मैंने कवरेज चूज किया है, और मेरी पॉलिसी में मुझे रूम रेंट का 1% अलाउ किया गया है कि मैं पर डे का रूम रेंट 1% ले सकता हूँ अपने बेस कवर का। तो यानी कि मैं डेली बेसिस पे 10,000 यूज कर सकता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता हूँ या किसी बेस्ट हॉस्पिटल में जाता हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स में जो रूम रेंट है वो फिक मतलब फिक्स नहीं है। 20,000, 25,000, 30, 40,000 तक भी आपको रूम
रूम रेंट मिलता है पर डे का। अगर मैं फोर्टिस, अपोलो, कोकिला बैन ऐसे हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे 40,000 पर डे के हिसाब से भी रूम चार्जेस हैं। अब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं देती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उस पॉलिसी में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो अमाउंट वाइज। दूसरा आता है रूम कैटेगरी वाइज। अब इसमें भी कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं कि आपको अमाउंट वाइज कोई कैपिंग नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा आपको। अब यहाँ पे भी कभी कभी मुझे प्रॉब्लम आती है एज ए कस्टमर। अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल कभी कभी मुझे डिनाई कर देता है कि हमारे पास सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास डिलक्स रूम अवेलेबल है या सुपर डिलक्स रूम अवेलेबल है। अब उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मेरी पॉलिसी सिंगल प्राइवेट रूम ही अलाउ कर रही है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा, और अगर मुझे हॉस्पिटल में डिलक्स रूम मिला है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो मुझे मेरे पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे, ना तो मेरी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट पे अमाउंट वाइज कोई कैपिंग हो, यानी कि मैं कोई भी रूम लूं, कितने भी अमाउंट का लूं वो पूरा कवर होना चाहिए। अगर ये फीचर आपकी पॉलिसी में है तो आपकी पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। इसके बाद आता है पॉलिसी शुड वर्क पैन इंडिया। ये भी एक बहुत जरूरी फीचर है आज के टाइम पे इंश्योरेंस में, क्योंकि मोस्टली लोग सैलरीड होते हैं, पैन इंडिया वर्क करते हैं और शिफ्ट करना पड़ता है, कभी इस सिटी में रह रहे हैं कभी दूसरे किसी सिटी में जाना पड़ रहा है, या जो लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं उनको कभी कभी अच्छे ट्रीटमेंट के लिए टीयर 1 सिटीज में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उस पॉलिसी के अंदर मेरा ज्योग्राफी वाइज कोई कैपिंग या लिमिटेशन ना हो, उस पॉलिसी के अंदर कोई ऐसा क्लॉज ना लगा हो कि मैं अपना ट्रीटमेंट सिर्फ यहाँ पे ही करा सकता हूँ जहां से मैंने पॉलिसी खरीदा है। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में जो आपको सिर्फ वहीं पे अलाउ करेंगी जहां से आपने पॉलिसी को खरीदा है। अगर आप उस शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में जाके क्लेम करते हैं, दूसरे सिटी में जाके क्लेम करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कोपे पे करना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी पैन इंडिया वर्क करनी चाहिए। पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट या सिटी में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगला पॉइंट मैंने वही लिखा है, देयर शुड नॉट बी एनी कोपे ज्योग्राफी वाइज। ज्योग्राफी वाइज या जोनल वाइज कोई कोपे नहीं होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। पैन इंडिया पॉलिसी वर्क करे, पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट या सिटी में हम क्लेम कर पाए। तो दोस्तों अगर ये 7 पॉइंटर्स मेरी पॉलिसी के अंदर हैं, ये 7 ऐसे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं जो पॉलिसी के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉलिसी के अंदर ये फीचर्स मेरी पॉलिसी के अंदर है तो मेरी जो पॉलिसी है वो एक अच्छी पॉलिसी है, मैं उसको आंख बंद करके ले सकता हूँ। प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट वाइज मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि ये सारे फीचर्स मेरी पॉलिसी के अंदर हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है इंश्योरेंस लेते टाइम, वो आता है कंपनी। क्योंकि कुछ कंपनियां ये सारे फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगी। मोस्टली जो अच्छी कंपनीज हैं, जो टॉप में कंपनीज आती हैं, लगभग 90 से 95% जो फीचर्स है वो सभी में सेम मिलेगा आपको। अब जब 4-5 कंपनियां मैंने डिसाइड कर ली कि इन कंपनीज में इतने फीचर्स लगभग सेम है, उसके बाद मैं कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहला जो मैं पॉइंट वहां पे देखूंगा, मैं उस कंपनी को डिसाइड करूंगा जिसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स मेरी लोकेशन में सबसे ज्यादा है। क्योंकि मेरे लिए तो वही यूजफुल है, राइट। मेरे लिए वो कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसके नेटवर्क हॉस्पिटल मेरी लोकेशन में सबसे ज़्यादा है। कल को मुझे भगवान ना करे कोई भी इमरजेंसी आती है तो मैं इमीडिएटली उस हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकता हूँ, वो भी कैशलेस बेसिस पे। नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको अपने पॉकेट से 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जो कंपनी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, उस सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल जिस कंपनी के हैं वो कंपनी मैं चूज करूं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना इसलिए जरूरी है
क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी रिलायबल है, कंपनी कितना सेटलमेंट कर रही है अगेंस्ट ऑफ 100, राइट। एक ऑन एन एवरेज अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90 या 90 से ऊपर होता है एज पर द IRDAI। तो 80% 80% से अबव जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो भी अच्छा होता है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है वो 95 या उससे ऊपर ही देखना है। यानी कि 100 में से जो कंपनी 95 क्लेम सेटल कर रही है, वहां पे सेटल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहां पे रिजेक्शंस कम हो रहे हैं, तो उस कंपनी को लेने का फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। उसमें एक तरीके से उस पर भरोसा आप कर सकते हैं, उस कंपनी में क्लेम सेटल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो 100%, 99%, 98% का क्लेम सेटलमेंट भी देती हैं। कुछ कंपनियां 95, 90, कुछ कंपनियां 80% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देती हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 95 या उससे ऊपर का क्लेम सेटलमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो से हमें पता चलता है कि कल को अगर कंपनी बैंकक्रप्ट होती है या कल को कंपनी के ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाती है कि कंपनी के पास बहुत सारे सेटलमेंट आ गए, क्लेम्स आ गए, तो कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है 150 से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 150 तो होना ही चाहिए कि कल को अगर कंपनी बैंकक्रप्ट होती भी है तो स्टिल वो आपका क्लेम सेटल करने में आई मीन सेटल वो कर पाए, उसकी उसकी उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो आपका क्लेम सेटल कर पाए। या कोई दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है तो उस कंपनी के पास जितने भी उसके एसेट्स हैं वो दूसरी कंपनी के पास जाएं, और जो दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है वो आपको एज इट इज सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएं। उससे अगला पॉइंट हम समझते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो बेसिकली होता क्या है? ये होता है कि कंपनी ने एक पॉलिसी ईयर के अंदर कितना प्रीमियम उठाया, मतलब कस्ट कितने रिन्यूअल्स, टोटल प्रीमियम कितना उठाया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 करोड़ प्रीमियम उठाया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने सेटलमेंट कितना किया है, राइट। तो इसके लिए हमें जानना ये इसलिए जरूरी है, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना कमा रही है और उसके अगेंस्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसमें हमें उन कंपनीज का पता चलता है जो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, राइट। तो ऑन एन एवरेज जो इनकर्ड क्लेम रेशियो होना चाहिए वो 70 से 90 के बीच होना चाहिए, एवरेज। अगर 70 से नीचे मेरा क्लेम सेटलमेंट इनकर्ड क्लेम रेशियो है, इसका मतलब है जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है और जितना कंपनी कमा रही है उतना एवरेज सेटलमेंट नहीं दे रही है कंपनी, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रही है। या अगर किसी कंपनी का इनकर्ड रेशियो 90% या उससे भी ज़्यादा है तो उस पे रिस्क ज़्यादा होता है उस कंपनी में। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जितना कमा रही है उसमें से सेटलमेंट ज़्यादा कर रही है, तो वो लॉन्ग प्रोस्पेक्टस के लिए जल्दी ही हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद कंपनी बैंकरप्ट हो, या फिर कंपनी के प्रीमियम कुछ अगले कुछ सालों में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई कंपनी पैसे नहीं कमाएगी, अगर कोई कंपनी नहीं कमाएगी तो वो क्लेम भी सेटल नहीं करेगी। तो इनकर्ड रेशियो देखना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना सेटलमेंट देती है अगेंस्ट ऑफ देयर अर्निंग, कितना वो कमा रही है उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न कर रही है। और सबसे लास्ट में आता है इसमें क्लेम पेड रेशियो। क्लेम पेड रेशियो इसलिए जरूरी है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना डिडक्शंस करती है क्लेम पे। क्लेम पेड रेशियो फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल क्लेम आए 1 करोड़ रुपए के। टोटल मेरे पास मान के चलिए मैंने 1,000 लोगों के मेरे पास क्लेम आए जिसका टोटल सम बनता है 1 करोड़, और उसमें से मैंने 90 लाख सेटल कर दिया, तो मेरा जो क्लेम पेड रेशियो होता है वो 90% होता है एवरेज। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी डिडक्शंस कितना कर रही है, जितना कंपनी के पास क्लेम आया है उसके अगेंस्ट में कंपनी कितना सेटलमेंट दे रही है। तो
इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रोडक्ट वाइज और कंपनी वाइज। अगर ये चीज़ें आपको किसी कंपनी में मिलता है या कोई भी कंपनी है, इन थोड़ा बहुत देखिए, एक दो चीज़ें आपको ऊपर नीचे बिल्कुल मिलेंगी, कुछ चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर मोस्टली चीज़ आपको किसी कंपनी में मिलती है तो मैं आपको कहूँगा कि आप आंख बंद करके वो कंपनी ले सकते हैं, और वो कंपनी फीचर्स वाइज और प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज दोनों तरीके से अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। आई डोंट नो किस तरह से किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा, बट आई विश कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन होता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं किस तरह की वीडियोस आगे बनाऊं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर पे मैं सर्च भी करता हूं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैंने काम भी किया हुआ है। तो आई विश कि मैं इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है इंश्योरेंस की, या जो खुद से रिसर्च करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बाय द वे, थैंक यू सो मच आप ये वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी सजेशन होता है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस तरह की चाहते हैं, किस चीज़ पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।